आज का टॉपिक हमारा इंट्रासेलुलर कंट्रोल सिस्टम का अंतिम अध्याय है। कुछ बातें E2F प्रोटीन, CLN3 प्रोटीन और फिर डीएनए डैमेज चेक पॉइंट से होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन सब चीजों को कैसे जानते हैं और कैसे इन सब चीजों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से शेयर किया था E2F की कहानी। E2F की कहानी ये थी कि अगर इसके साथ आरबी प्रोटीन जुड़ जाए तो E2F जो है इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव, ठीक है, मतलब कि E2F आरबी कॉम्प्लेक्स ये। और अगर आरबी प्रोटीन हट जाए इससे, ठीक है ना, इससे आरबी प्रोटीन हट जाए, तो आरबी प्रोटीन कैसे हटता है? जब इसमें दो फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये बाहर हो जाता है और तब कौन बचता है? E2F। और ये E2F जो है यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब हो गया ये डीएनए से जाके जुड़ेगा और फिर प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स, ठीक है ना, जिसमें ये लेट G1 SCDK और फिर SCDK इन दोनों का काम करेगा। ये सब प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि HCT1 ये काम करता है किसके साथ मिलकर? तो अब HCT1 के बारे में जब बोलते हैं, कह रहे हैं कि HCT1 और इसके साथ जुड़ता है APC, दोनों मिलकर क्या बनाता है? APC HCT1 कॉम्प्लेक्स, APC HCT1 कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिव रहता है कब? एक्टिव इन G1 फेज। G1 में ये एक्टिव होता है, ये हम सब लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन जब व्हेन दोनों को हम लेकर चल रहे हैं, व्हेन G1 SCDK और SCDK दोनों अलग अलग फेज में है, यह G1 फेज के लिए है और ये S फेज के लिए। जब G1 SCDK एंड और SCDK इंक्रीजेस इन द सेल, सेल के अंदर में जब ये दोनों की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, तो अब HCT का काम समाप्त होता है। देन HCT1 is needed to be inhibited, अब इनका काम समाप्त, ठीक है, क्योंकि दोनों की मात्रा जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो कैसे ये काम होता है? देखो, HCT1 और यहां पर खर्च हो रहा है एटीपी में 3 फॉस्फेट। ओके, इसमें से एक फॉस्फेट मिलता है HCT1। ये HCT1 प्रोटीन जो इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ते ही ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इनएक्टिव होते ही ये चला जाता है यूबीक्विटाइलेशन में। इसका मतलब आप सब जानते हैं कि ये डिग्रेडेशन में चला गया। ब्रैकेट में करते हैं इस प्रकार से HCT1 जो है वह इनएक्टिव हो जाता है। HCT1 में फॉस्फेट जुड़ा और HCT1 जो है वो इनएक्टिव। इसके लिए जो काइनेज होते हैं, अगर G1 फेज में ये काम हो रहा है तो G1 SCDK ये भी एक काइनेज है, और अगर S फेज में हो रहा है तो SCDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इस तरह से एक HCT जो है HCT1 यह इनएक्टिवेट होकर डिग्रेड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और रिएक्शन को देखा जाता है, लाइक P27।
हम लोग सब जानते हैं कि P27 जो है वह CKI है। CKI का फुल फॉर्म होता है CDK इनहिबिटर इनहिबिटर प्रोटीन। CDK इनहिबिटर प्रोटीन होता है, और इसको भी इनएक्टिवेट करना है अगर, तो सेम वही प्रक्रिया होगी कि P27 में फॉस्फेट जुड़ जाएगा, और जब ये फॉस्फेट जुड़ने की बात होगी, इसको भी चाहिए क्या? ATP। इसने अपना ATP देना है, इससे एक फॉस्फेट गामा फॉस्फेट है वह देना है, और वह गामा फॉस्फेट जो है उसको मिल गया, और यहां पर इस प्रोसेस को भी कौन कैटलाइज करता है? या तो HCDK करेगा या फिर SCD करेगा। G1 SCDK और SCDK में जो भी रहा वह इस प्रोसेस को, यह प्रक्रिया क्या कहती है कि जब तक आपका काम चल रहा है आप एक्टिव रहिए, जब आपका काम समाप्त हो गया अब आप इनएक्टिव हो जाइए, और धीरे धीरे आप डिग्रेडेशन, सब लोग यूबिक्विटाइलेशन कहते हैं, उस प्रोसेस में आप एंटर कर जाए। मतलब यही होता है। कभी अगर सोचो कि कोई टीचर अगर आपसे कहता है या कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हमको प्रोटीन का लाइफ साइकिल समझो, प्रोटीन का लाइफ साइकिल, अब ये क्वेश्चन कोई पूछेगा ना, आप 2 मिनट के लिए सोचने लगेगा कि ये प्रोटीन का लाइफ साइकिल क्या होता है। कोई एनिमल का लाइफ साइकिल होगा, मॉस्किटो का लाइफ साइकिल होगा, कोई प्लांट का लाइफ साइकिल होगा, ये प्रोटीन का लाइफ साइकिल क्या होता है? कैसे नहीं होगा? हम सब जानते हैं कि सिंथेसिस पहला इसका पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका? एक्शन। और फिर उसके बाद क्या होगा? यूबिक्विटाइल, डिग्रेडेशन हम लिखते हैं, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, और फिर डिग्रेडेशन के बाद फिर से सिंथेसिस। यही काम चलता है किसी प्रोटीन के लाइफ साइकिल में। प्रोटीन का बनना, इसमें DNA से क्या बनता है? mRNA, mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन। यही हम लोग देखते हैं। फिर प्रोटीन का एक्शन, इस एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल देखते हैं, गोल्गी बॉडी का रोल देखते हैं, एंड साइट ऑफ एक्शन देखते हैं। और डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन मतलब कैसे कैसे होता है? डिग्रेडेशन में एक यूबिक्विटाइलेशन होता है, दूसरा डाइजेशन होता है, इस प्रक्रिया से डिग्रेडेशन होता है, और फिर से डिग्रेड होने के बाद फिर से नया निर्माण होता है। अभी अगर आपने HCT1 को ही अगर हम लें, HCT1 क्या हुआ होगा? पहले सिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है ना? उसके बाद HCT1 ने काम किया, तो HCT1 APC कॉम्प्लेक्स होकर काम किया। उसके बाद फिर HCT का काम खत्म हो गया, फिर HCT1 में फॉस्फेट जुड़ गया, और फिर फॉस्फेट जुड़ने के बाद क्या हो गया? इसका डिग्रेडेशन हो गया। फिर HCT1 बनाना है, फिर HCT1 बनेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये डिग्रेड होने के लिए तैयार होगा। इसी तरह से हर प्रोटीन का अपना एक जीवन चक्र चलते रहता है पूरे प्रोसेस में। अब हम लोग एक नए प्रोटीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, और उसका नाम है CLN3 प्रोटीन। इन सब का फुल फॉर्म भी होता है, और वो फुल फॉर्म में बड़ा यूनिक नाम उसमें होता है। अगर फुल फॉर्म को देखोगे तो बहुत ही यूनिक नेम उसका होता है फुल फॉर्म में। जैसे कि अगर हम लोग CLN को देखें तो कैरोइड लिपोफ्यूसिनेशंस करके इसका कुछ नाम होता है। उतना नाम एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लें CLN3 प्रोटीन के बारे में, ठीक है? अगर आपके मन में हो तो हम इसका इसे फुल फॉर्म ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर आप सर्च करेंगे ना तो इसको मिल जाएगा, बट आई डोंट वांट कि इसका फुल फॉर्म आप याद करें, ठीक है? अब इसका काम क्या है? CLN3 प्रोटीन का क्या काम है, रोल क्या है इसका? इसका रोल है, ये कोऑर्डिनेट करता है, इट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट करता है? पहला, ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ द सेल, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। पहला तो काम हो गया कि हाँ भाई हमें ग्रोथ करना है, सेल को बड़ा करना है। दूसरा कि सेल के टाइप को बांटना है, चाहे जिस आधार पर, चाहे साइज के आधार पर हो, चाहे शेप के आधार पर हो, चाहे फंक्शन के आधार पर। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है
विभेद करना मतलब सबको अलग अलग बांटना। ये साइज के बेसिस पर हो सकता है, शेप के बेसिस पर हो सकता है, एंड फंक्शन के बेसिस पर हो सकता है। ये काम करने का जो है देखा गया कि CLN3 प्रोटीन जो है ये काम करता है। कैसे काम करता है भाई? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CLN, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CLN3। देखिए, अब इसके साथ दो स्टेटस है। पहला है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा हो, हाई। और दूसरा है लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मात्रा कम हो। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो साइज ऑफ द सेल कैसा होगा? स्मॉल, छोटा छोटा छोटा। अगर CLN3 कम हो, जस्ट उल्टा काम होगा, साइज ऑफ द सेल वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो CLN3 प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन से सेल के ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा? तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कम होगा, और जब कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो साइज बड़ा बड़ा होगा। ये CLN3 का रोल है। अब एक टॉपिक है जिसे हम लोग देख रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है DNA डैमेज चेकपॉइंट। DNA डैमेज चेकपॉइंट, ठीक है। हर हाल में, देखिए हम इसको लिख रहे हैं, हर हाल में DNA ठीक होना चाहिए। बीच में जो हिंदी इसलिए लिखते हैं ताकि एक हम हिंदी लिखना ना भूल जाएं, और दूसरा आपके दिमाग में ये कुछ ऐसा स्पार्क करे। DNA ठीक होना चाहिए, क्योंकि सेल में अगर DNA ठीक नहीं है तो सेल के पास दो ही ऑप्शन है। इफ DNA इज डैमेज्ड, अगर DNA डैमेज्ड हो तो सेल के पास दो ही ऑप्शन होता है, वी ऑल नो। पहला ऑप्शन क्या होता है? रिपेयर करो। अगर रिपेयर हो गया, इफ यस देन ओके, सेल इज ओके। अगर रिपेयर फेल हो गया तो एपोप्टोसिस में चले जाओ, मतलब सेल नीड्स टू डाई इटसेल्फ। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट वही दो चेक पॉइंट्स हैं जो सेल में एम फेज से पहले जाता है। पहला चेक पॉइंट है, वी ऑल नो, G1 to S फेज, और दूसरा चेक पॉइंट होता है G2 से M फेज। इन दोनों जगहों पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, वो यही होता है कि डीएनए ठीक है या डीएनए खराब है। अगर मिलता है कि डीएनए ठीक है तो एस फेज में एंटर करेगा। यहां भी G2 में बोला गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होकर दो डीएनए बना है वो ठीक है कि खराब है। बोला ठीक है, एम फेज में एंटर। ये बहुत बहुत एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू है, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है वो होता है ये G1 to S फेज के बीच में, ठीक है। क्योंकि एस फेज में डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो रिपेयर भी होता रहता है। अब है अगला सवाल कि डीएनए डैमेज होता क्यों है और कैसे होता है, ठीक है। वैसे तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इसका डिस्कस हम करते हैं कि डीएनए डैमेज दो प्रकार से होता है। एक
ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो कुछ उल्टा पुल्टा बेस आकर जुड़ जाएगा, बेस एनालॉग्स एरर, मतलब इस तरह के छोटे छोटे। और एक होता है बिफोर एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, बिफोर एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, बिफोर एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर द रेप्लिकेशन। ओके भाई, ये क्लियर कट दो बातें हैं। डीएनए डैमेज दो प्रकार से होता है, एक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन और एक बिफोर और आफ्टर द रेप्लिकेशन। तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि रेप्लिकेशन के दरमियान में रिपेयरिंग रन्स, जब रेप्लिकेशन होते रहता है तो रिपेयरिंग भी साथ साथ होते रहता है, इसलिए इस दरमियान में डीएनए डैमेज को रोका जा सकता है, मैक्सिमम एरर वो ठीक कर लेता है। लेकिन जब डीएनए से पहले, बिफोर का मतलब हो गया G1 फेज, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन का मतलब हो गया G2 और M फेज, अगर इस सब फेजेज में डीएनए डैमेज होता है तो वहां रिपेयरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है, क्योंकि सेल आगे बढ़ रहा हो। इस कंडीशन में सेल को कुछ अपना एक ऑप्शनल मेथड डेवलप करना होता है, और उसी ऑप्शनल मेथड में है सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें एक ऑप्शनल मेथड जो है वह है P53 का रोल। P53 का रोल देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो रोल है हम लोग देख रहे हैं, सेल जब G1 से S फेज में जा रहा है, इसे बड़ा क्लियर समझना चाहिए। और यहां चेक पॉइंट पर एक एरर आ गया, और वो एरर क्या है? डीएनए डैमेज, डीएनए एरर। तो यहां पर ये हॉल्ट करेगा, रुकेगा। अब ये कैसे काम करता है, वैसे तो हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसी घटना को अगर हम थोड़ा स्टेप वाइज देखें तो हम कैसे इसको देखेंगे, कैसे ये काम होगा, कैसे डीएनए ठीक होगा। सामान्यतः P53 प्रोटीन जो है, इसको ऐसे हम P53 बोल रहे, ठीक है ना। यह प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है जब इस प्रोटीन के साथ MDM2 जुड़ता है। ये सब प्रोटीन है, ठीक है, या MDM है। इसको थोड़ा हम रंग देते हैं। ओके 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 ओके, हाँ, ये जो है भाई, इसे हम लोग बोल रहे हैं MDM2। MDM2 जब ये दोनों प्रोटीन जुड़ा रहता है तो ये P53 यहां पर क्या होता है? इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो अब एक संदेश आया, अब एक संदेश आया। क्या संदेश आया? संदेश ये आया कि डीएनए डैमेज है, डीएनए डैमेज है। ये एक संदेश हुआ। जैसे ही डीएनए डैमेज की बात आती है तो G1SCDK जो है वह यहां पर तुरंत से एक काम करता है। वो काम क्या करता है कि एटीपी से गामा फॉस्फेट को निकालता है, और उस गामा फॉस्फेट को जोड़ देता है किसके साथ? उस गामा फॉस्फेट को जोड़ देता है, देखो किसके साथ जोड़ दिया? P53 के साथ। और MDM2 क्या है? ये अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया, कि उसका काम है कि जब तक ये P53 के साथ जुड़ा रहेगा, P53 जो है वह इनएक्टिव रहेगा। अब क्या है? डीएनए तो डैमेज हो गया, अब P53 का काम करने का वक्त आ गया है, तो अपना साइड पकड़ लेगा। कैसे साइड पकड़ेगा? ये साइड इस तरह से पकड़ेगा कि यहां पर फॉस्फेट जो है वह P53 के साथ जुड़ जाता है, MDM2। अब ये फॉस्फेट जुड़ गया। अब जैसे ही ये फॉस्फेट जुड़ा, P53 हो गया एक्टिव, सक्रिय, ठीक है। P53 बिकम्स एक्टिव। अब देख लो ये एक्टिव हो गया, उसको क्या कह दिए? ये एक्टिव।
एक्टिव एंड स्टेबल, मतलब अब ये फंक्शन इसका p53 का वो हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होना है, अब ये p53 जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि p53 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर p53 है, यह बाइंड करेगा डीएनए से। किससे बाइंड करेगा? डीएनए से बाइंड करेगा। देखिए हम डायग्राम बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, और इससे इसका जिस जगह पर जुड़ना चाहिए वहां पर आकर p53 क्या है? जुड़ गया। देखो ये मान लो सपोज करो कि ये इसका जगह है, ओके, ये फॉस्फेट, और यहां से p53 जो है वो जुड़ गया, p53 विथ फॉस्फेट, यह जुड़ गया। और इसके जुड़ने से क्या हो गया कि डीएनए का वो जगह जहां पर यह जुड़ा वह एक्चुअली एक खास तरह के प्रोटीन का कोडिंग अपने पास करता है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे बनावट होना चाहिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हिस्सा जो है एक खास प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करता है, इसका नाम होता है p21। ठीक है, अर्थात p53 प्रोटीन जब जुड़ेगा डीएनए से तो वह किस हिस्से से जुड़ेगा? यह जुड़ेगा p21 जीन से। अब रिजल्ट क्या हुआ? अब रिजल्ट हुआ ये, अब यहां से एमआरएनए बना। एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन के कारण बना, और ये एमआरएनए किस प्रोटीन का बना? p21 प्रोटीन। p21 प्रोटीन अब बन गया। अब p21 प्रोटीन जो बना, इसने दो काम किया। पहला काम किया इसने कि हाउल्ड द सेल इन G1 फेज। सबसे पहले इसने सेल को रोक दिया G1 फेज में कि यू आर नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू द S फेज, आप यहीं रुक जाइए। ठीक है, और दूसरा काम इसने क्या किया कि इंड्यूसेस द डीएनए रिपेयर प्रोसेस। क्यों रोके हो भाई? जीवन में क्यों रोके? क्योंकि हम चाहते हैं कि डीएनए को पहला मौका मिले रिपेयर करने का। तो कैसे ये सेल को हॉल्ट करेगा, ठीक है, और कैसे डीएनए को रिपेयर करेगा, में मदद करेगा। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग सेल को हॉल्ट। p21 प्रोटीन जो है इज अ CKI। CKI का फुल फॉर्म क्या होता है? CDK इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन, so it is CDK inhibitor protein। p21 is a CDK inhibitor protein। हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने जो सीखी आया था p21 के बारे में बताया था, वहां पर ऐसे मैंने डायग्राम बनाया। ओके, और इसको हम थोड़ा सा इसे कलर कर देते हैं ताकि इनको समझने में आसानी हो। ये देख, ये कलर हो गया। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये हो गया p21। और अभी हम किस फेज में है? सेल किस फेज में है? सेल G1 फेज में है। तो G1 फेज में कौन CDK एक्टिव होगा? G1S CDK। अब देखो, ठीक है, ये जो है ये है CDK2। CDK2 जो है वो G1S CDK है। ओके, और इसके साथ साइक्लिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये है साइक्लिन E। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये G1S CDK, जिसका डायग्राम अभी बनाया है जिसमें हमने साइक्लिन और CDK जोड़ा है, ये G1S CDK। अब CKI क्या करता है?
CKI इससे बाइंड कर जाता है, ये आता है और इसको ट्रैप कर देता है। देखो कैसे ट्रैप करता है, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। ओके, हाँ, ये आया और ये इसको ऐसे ट्रैप कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इसको ट्रैप कर लिया। ये जो ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, इसका साइट होता है, ये कहीं नहीं जुड़ेगा, इसका एक डोमेन होता है, उसी डोमेन वहां से ये जुड़ता है। ठीक है ना। अब इस तरह से ये P21 जो कि एक CKI है, यह इससे बाइंड कर गया। जैसे ही CKI इससे बाइंड किया, G1 SCDK इनएक्टिवेटेड। G1 SCDK क्या हो गया? इनएक्टिवेटेड हो गया। और रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट ये हो गया कि सेल हॉल्ट्स इन G1 फेज। सेल अब G1 फेज में रुक गया है और तब तक रुका रहेगा ये जब तक कि DNA रिपेयरिंग ना हो जाए। ठीक है, DNA रिपेयरिंग का तो अपना कौन प्रोसेस है, इसमें रिपेयरिंग प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। जब तक कि वो पूरा काम हो नहीं जाए तब तक कि इसको ऐसे हॉल्ट करके रखता है। अब हुआ कि इफ DNA रिपेयरिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अगर DNA रेप्लिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया तो फिर P21 में एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर G1 SCDK बिकम्स एक्टिव। अपना एक्टिव हो गया और जैसे G1 SCDK एक्टिव हुआ, सेल G1 से S फेज की ओर इंटर की। पहला केस, अगर इफ DNA रिपेयरिंग फेल कर गया, देन रोल ऑफ बैक प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन काइनेज है, स्टार्टेड। और इसने क्या किया? सेल को कहा इंटर इनटू एपोप्टोसिस। चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब आप जो है मृत्यु की ओर बढ़िए। इस प्रकार से महत्वपूर्ण तरीके से ये काम जो है ना वो किया जाता है।